और उसमें आप जानेंगे कि अब्रेजन होना लोअर लेग और इसमें ये एक किस तरह से हो सकता है। हाइट से मैंने जैसे आपको बताया कि अब्रेजन और कंफ्यूजन का बेसिक अंतर आपको पता होना चाहिए, यानी कि ये कहीं ना कहीं किसी और मैकेनिज्म ऑफ डेथ की तरफ इशारा करता है, या उससे प्री मॉर्टम जो भी कुछ वो समस्याएं हुई हो वो मैं नहीं कह सकता अभी, क्योंकि हम लोगों के पास पूरे तथ्य नहीं है। लेकिन हाँ, ये अब्रेजन जो है ये इस पे एक थोड़ा सा इशारा करते हैं कि ये अपर पार्ट ऑफ थाई, लोअर लेग एंड नी में किस जगह पे है, किस साइड में है, ये नहीं लिखा। नी का सर एक होता है फ्रंट पोर्शन जहां पे कि आपकी नी कैप होती है, और नी के एक होता है पीछे वाला पोर्शन जिसे हम पॉप्लिटल एरिया बोलते हैं। और दोनों में अंतर है, क्योंकि ये देखिए इंजरीज का डिटेल ऐसे पोस्टमार्टम में लाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत जरूरी। इससे ही साबित होता है कि आखिर ये बॉडी किस हालात में गिरी है, किस साइड में गिरी है। और फॉल्स जब होते हैं तो ये किस तरह से मौत होती है कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किस किस आदमी की हाइट, वेट क्या था, किस हाइट से गिरा, इसके बाद वो किस इम्पैक्ट जब हुआ जमीन के साथ तो वो किस एंगल पे हुआ, कौन सी साइड में हुआ। ये सब चीजें से हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिससे कि साबित हो सके कि ये वास्तव में डेथ जो है वो ऊपर से फॉल से ही हुई है। अभी आ जाइए आगे, हम इंजरीज को पहले हम डिफाइन कर लें। क्लीन लेसरेटेड वुंड सीन ओवर राइट हिल, यानी कि जो नेचर ऑफ इंजरीज है वो दो तरह की मेनली। क्या? एक तो अब्रेजन इंजरी है, यानी कि खरोंच वाली इंजरीज है। दूसरा चीज है क्लीन लेसरेटेड वुंड। क्लीन लेसरेटेड वुंड तब होती है जब दो तरह से, या तो शार्प हथियार से आपका वो कटा हो, या किसी प्रेशर में जब आपकी स्किन फट जाती है तो वो भी क्लीन लेसरेटेड वुंड होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब नीचे बॉडी गिरेगी, किसी जमीन के ऊपर गिरेगी, तो क्लीन वुंड रह पाना बहुत मुश्किल होता है कहीं, क्योंकि उसके आसपास का कुछ ना कुछ गंदगी, मलबा, या उसके अंदर कुछ ना कुछ जाना चाहिए। एनीवे वो तब भी हम समझ सकते हैं, लेकिन जो टाइप ऑफ वुंड है वो बहुत ही, और उनका कोई बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया कि कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितनी गहरी है, कहाँ पर है, उसका क्या एग्जैक्ट लोकेशन है, वो कहाँ है, वो नहीं दिया हुआ। एक अगला पॉइंट है कि वो लिखा है कि कैन यू से डेफिनेटली दैट द इंजरी शोन अगेंस्ट कॉलम नंबर 17 एंड 18 जो हम लोगों ने भी अभी डिस्क्राइब किए हैं, क्या वो एंटी मॉर्टम है, यानी कि क्या मृत्यु से पहले हुई है, ना कि मृत्यु होने के बाद कर दी गई है। तो इसमें लिए लिखा गया है कि ये यस एंटी मॉर्टम, यानी कि जो इंजरीज हैं वो आपके मृत्यु होने से पहले, यानी कि इंजरी होने के बाद ही मृत्यु हुई है, ऐसा लिखा गया है। तो अगर फॉल में हुई है तब भी अब ये कह सकते हैं कि ये एंटीमॉर्टम है, लेकिन अगर फॉल में नहीं हुई है तो इसका मतलब या तो इनको पहले मारा गया, उसके बाद इनको रखा गया। वो जैसे कि वो एक अभी तक एक कंटेंशियस इशू है कि फॉल है भी कि नहीं है, ये भी एक अपने आप में एक सवाल बना हुआ है अभी तक। नहीं है अब फिर। आ जाइए, अब आ जाइए पॉइंट नंबर 19, सीरियल नंबर 19। इसमें हेड का एग्जामिनेशन, सर का एग्जामिनेशन। इन इंजरी अंडर द स्कैल्प एंड देयर नेचर, यानी कि सर के ऊपर जो पूरा जो हमारा ये जो स्किन का पूरा कवरिंग होता है उसके हम स्कैल्प बोलते हैं। और अगर हम कहीं किसी आदमी को देखते हैं कि डंडा मारे कोई तब भी स्किन फट जाती है इसकी, आपको पता होगा। कोई अगर शार्प वेपन मारता है तब भी फट जाती है, और अगर ये प्रेशर में भी नीचे गिरता है कहीं तब भी बहुत जल्दी। जैसे मान लीजिए आपका सर ही अगर एक किसी दीवार में ही लग जाए तो वहां से खून निकलने लगता है और हेमाटोमा बन जाता है, और कई बार वो फट भी जाती है। आपको पता है, जैसे बास्केटबॉल में भी मैंने खेला हुआ, बास्केटबॉल ही अगर लग जाती है तो एकदम फट जाती है स्किन वहां से, और वहां से खून निकलने लग जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि वहां पे जो दिया गया है वो इंजरी अंडर द स्कैल्प एंड देयर नेचर वो नील दी गई, यानी स्कैल्प में कहीं कोई इंजरी है ही नहीं। जो कि एक ऊपर से गिरने वाले एक हार्ड सरफेस पर ऐसा संभव होगा नहीं, अगर वो फ्रैक्चर हुआ है और वो अगर सर जो है वो किसी हार्ड सरफेस के कांटेक्ट में आया है या उसे किसी हार्ड चीज से मारा गया हो, तो स्कैल्प में इंजरी ना हो ये संभावना बहुत
कम होती है। फिर आ जाइए स्कल वॉल्ट, और उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि लीनियर फ्रैक्चर ऑफ स्कल बोन्स with signs of infiltration staining extends to base and anterior and middle cranial fossa. meninges intact, यानी कि अंदर पूरा का पूरा आपका इम्पैक्ट के कारण फ्रैक्चर हुआ है, जो कि पूरा डिस्क्राइब्ड ही है। फ्रैक्चर पूरी तरह से डिस्क्राइब्ड नहीं है कि आखिर कौन कौन सी बोन है। अगर आप देखेंगे स्कल, इसके कई पार्ट्स होते हैं। एक होती है फ्रंटल बोन, फिर टेम्पोरल बोन, फिर पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, ये होती हैं। तो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी स्फिनॉइड बोन होती, तो इसमें कौन सी बोन्स इन्वॉल्व है, फ्रैक्चर कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, क्योंकि आपको खोला गया होगा, ब्रेन खोला गया होगा ना अल्टीमेटली। तो ये जो है पूरा खोला जाता है हेड इंजरी, क्योंकि मेन कॉज ऑफ डेथ इज हेड इंजरी हियर। एंड हेड इंजरी वेल डिस्क्राइब्ड क्यों नहीं की फिर आपने? हेड इंजरी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया गया है। कॉज ऑफ बहुत ही डेथ आप कह रहे हैं हेड इंजरी है, हेड इंजरी, और और हेड हेड इंजरी इंजरी को जो इतना है अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया, अनडिस्क्राइब्ड है। दिस इज मतलब कंप्लीटली नहीं, अनडिस्क्राइब्ड। वेग डिस्क्रिप्शन है, वेग यानी कि डिस्क्रिप्शन। लीनियर फ्रैक्चर ऑफ स्कल बोन्स। मैं अगर ये मान के चलूं, तो अगर आपने डिफाइन नहीं किया, तो हम ये मान के चलेंगे सारी बोन्स फ्रैक्चर्ड, मान है कि नहीं? अगर आप लिख नहीं रहे हैं क्लियरली, तो हम ये मान के चलेंगे कि लीनियर फ्रैक्चर ऑफ स्कल बोन्स मतलब सारी बोन्स में लीनियर फ्रैक्चर्स। अगर ऐसा है तो मेनिंजेस अंदर की इंटेक्ट कैसे रह जाएंगी? अंदर के जो ब्रेन की कवरिंग होती हैं वो कैसे इंटेक्ट रह जाएंगी अगर आपके अंदर फ्रैक्चर इतना सीवियर हुआ है, आपका नाक से खून आया है, मुंह से खून आया है, तो ये सारा कैसे इंटेक्ट कैसे रह जाएगा? तो खून एस्केप करेगा कहां से अगर मेनिंजेस इंटेक्ट है? तो खून एस्केप कहां से करेगा? अभी आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, सीरियल नंबर 20 में थोरैक्स, यानी कि जब छाती का एग्जामिनेशन करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है छाती का। अब इस छाती में लिखते हैं फ्रैक्चर मल्टीपल रिब्स विद कंट्यूज्ड इंटरकॉस्टल मसल्स। हम तो ये मान के चलते हैं, क्योंकि आपने डिफाइन नहीं किया है, इसका मतलब सारी रिब्स फ्रैक्चर्ड है। फिर पहले ऑपरेशन लिखा हुआ था, अभी कह रहा है कि ये देखिए ना, फ्रैक्चर मल्टीपल रिब्स, यानी मल्टीपल रिब्स है, क्या मतलब है? एक से ज्यादा रिब, दो रिब भी फ्रैक्चर होती हैं और पूरी की पूरी रिब्स भी फ्रैक्चर होती हैं। 12 रिब इधर होती हैं, 12 इधर होती हैं, उसका एक हिस्सा आगे होता है और एक हिस्सा पीछे होता है। रिब्स को होल्ड करने के लिए स्टर्नम होता है और पीछे स्पाइन होती है। अब वो जो, अगर आपका स्टर्नम फ्रैक्चर नहीं है और रिब फ्रैक्चर्ड है और आगे गिरा है व्यक्ति, तो ये समझ में नहीं आता। दूसरी बात, फ्रैक्चर क्या पीछे की तरफ भी है या आगे की तरफ है, दोनों तरफ है, कि ये ही नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर कहाँ कहाँ पे फ्रैक्चर है। तो कितनी बोन्स, कितनी रिब्स फ्रैक्चर्ड है? सिर्फ इतना लिखा है, फ्रैक्चर मल्टीपल रिब्स विद कंट्यूज्ड इंटरकॉस्टल मसल्स। तो कंट्यूज्ड इंटरकॉस्टल मसल तो ठीक है, वो कहीं इंपैक्ट हुआ है, चाहे वो ऐसे गिरा के मारा हो या किसी ने हाथ से तोड़ा हो। और हो सकता है जब आदमी मर जाता है तो कई बार लोग जो है सीपीआर करते हैं और उनको नहीं पता कितना दबाना है, तो उसके कारण भी फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो कितने फ्रैक्चर हैं ये नहीं पता क्या। तो ये एक क्लैरिटी नहीं है कि आखिर इसमें ये जो फ्रैक्चर रिब्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं किया गया। अब आ जाइए आगे, पेरिटोनियल कैविटी, यानी कि जो पेट के अंदर जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और उसके ऑर्गन्स के बीच में एक खाली जगह होती है जिसे हम पेरिटोनियम बोलते हैं। उस पेरिटोनियम के अंदर आमतौर पर फ्लूइड बहुत कम होता है, पर थोड़ा बहुत होता है। वो इसलिए होता है जिससे कि आपस में फ्रिक्शन ऑर्गन्स का ना हो, इसलिए पेरिटोनियल फ्लूइड बोलते हैं। वो बहुत मिनिमल क्वांटिटी में रहता है और उस जो है आमतौर पर उसमें ब्लड का भी नहीं होता है। तो इसमें 1000 से 1200 सीसी यानी कि ml ब्लड विद ब्लड क्लॉट सीन इन कैविटी। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि पेट के अंदर ब्लड इकट्ठा हुआ है। अब पेट के अंदर ब्लड इकट्ठा तभी हो सकता है जब उसका सोर्स हमारे एब्डोमेन के अंदर हो। एब्डोमेन के अंदर है, इसका मतलब या तो आपका लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन ये फटे हुए हों, या कोई और ऑर्गन जो कि एब्डोमेन में होते हैं, और भी होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि यूट्रस भी होता है, ओवरी भी होता है, बहुत सारे होते हैं।
तो कोई ना कोई कहीं न कहीं बहुत सीवियर इंजरी हुई हो जिससे कि इतना ब्लड निकला, ऐसा होना चाहिए। तो वो जब हम पढ़ते हैं आगे चल कर के, तो इसमें बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमक एंड इट कंटेन्स वो सब दिखाया जाता है। उसमें ऐसा कहीं नहीं है, सिर्फ एक जगह पे मेंशन है कि लिवर